हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और मौज मस्ती भी कर ही रहे होंगे। सो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका मैंने वीडियो पहले भी डाल रखा है अपने चैप्टर पे, बट ये वो थोड़ा मतलब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो अब मैं उसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी में लाई हूँ। बाकी वही है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इसमें भी। सो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। अब बिना देरी के फटाफट से इसको शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसका कि मतलब होता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसके पहले एक इसका इंट्रो दिया हुआ है यहाँ पे, वो हम लोग पढ़ लेते हैं इन दिस चैप्टर करके। उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस अध्याय में आखिर है क्या। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, उसमें क्या क्या है। द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इन द लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर फुल ऑफ चैलेंजेस। आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे हुए थे। सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग वंस कंसर्न नेशनल यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। वी बिगेन द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय लुकिंग एट हाउ 3 of these challenges of nation building were successfully negotiated in the first decade after 1947। तो आज़ाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन्हीं चुनौतियों के जिक्र से करेंगे। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। Freedom came with partition, which resulted in large-scale violence and displacement and challenged the very idea of a secular India। आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग भी स्थापित हुए। इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आँच आने लगी थी। The integration of the princely states into the Indian Union needed urgent resolution। देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। The internal boundaries of the country needed to be drawn afresh to meet the aspirations of the people who spoke different languages। और देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थीं। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। तो ये हैं 3 चैलेंजेस जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In the next 2 chapters we shall turn to other kinds of challenges faced by the country in early phase। और अगले 2 अध्यायों में हम दूसरी चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश को इन चुनौतियों से निपटना पड़ा था। ये जो फिगर दिया हुआ है ये किस कब टाइप का फिगर है इसके बारे में दिया हुआ है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन कोलकाता इन 1947 मार्क द एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस बाई ज्वाइंटली फ्लाइंग द फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम trucks patrolling the city। This rare photograph captured the joy of freedom and the tragedy of partition in India and Pakistan। तो ये कलकत्ता 1947 का है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए और शहर में गश्त कर रहे ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयां करता था। क्योंकि मतलब हमें इंडिपेंडेंट मिली थी तो उसकी खुशी थी, लेकिन पार्टीशन हो गया था उसका दुख भी था। तो आप लोग ये फिगर देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में भी, आप अपने बुक में भी ये फिगर देख सकते हैं। देखिए इंडिया और पाकिस्तान का फ्लैग लेके लोग निकले हुए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन चैप्टर पे, जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमने पढ़ लिया, इसमें हमें पढ़ना क्या है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं चैप्टर को। तो ये इसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, यानी कि नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें है क्या, कहना क्या चाहता है, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ही। फिर से कह देती हूँ, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। At the hour of midnight on 14 to 15 August 1947, India attained independence। सन 1947 की 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, addressed a special session of the Constituent Assembly that night। This was the famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with।
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित डेट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच के नाम से जाना गया। आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे ये स्पीच आप लोग देख भी सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स दैट देयर वर मेनी वॉइसेज इन आवर नेशनल मूवमेंट। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थीं। बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरी वन एग्रीड अपॉन। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। वन, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। एंड टू, दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पार्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। नाउ दैट द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट, द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त अब आ गया था। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। यह कोई आसान काम नहीं था। इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। परहैप्स नो अदर कंट्री बाई देन वॉज बॉर्न इन अ सिचुएशन मोर डिफिकल्ट दैन दैट ऑफ इंडिया इन 1947। तो 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। द ईयर 1947 वॉज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। द ईयर 1947 वॉज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। It was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nation. तो आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। अभी यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 का ये फ़ोटो है लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक न्यूज़पेपर का कटआउट है, एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो हिंदुस्तानी टाइम्स में ये खबर छपी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 चैलेंजेस, मतलब कि 3 जो चुनौतियाँ थी। यहाँ पे बगल में एक दिया हुआ है कुछ जो कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशनड। लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग। इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा शायद कहा हुआ है 14 अगस्त 1947 कलकत्ता। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपने टॉपिक को, 3 चुनौतियाँ यानी कि 3 चैलेंजेस। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थीं। द फर्स्ट एंड द immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। भारत अपने आकार और विविधता में मतलब किसी महादेश के बराबर था।
इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। At that time, it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long. और उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिन तक एकजुट नहीं रह सकता। The partition of the country appeared to prove everyone's worst fear. और देश के बंटवारे से लोगों का ये आशंका एक तरह से साबित होने लगा था। There were serious questions about the future of India. Would India survive as a unified country? Would it do so by emphasizing national unity at the cost of every other objective? Would it mean rejecting all regional and sub-national identities? तो भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा, एकजुट रह पाएगा? क्या ऐसे करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को भूल जाएगा या बाकी उद्देश्यों की तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? एंड देयर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड? और उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। द सेकेंड चैलेंज वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। You have already studied the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। These features ensured that the political competition would take place in a democratic framework. इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। A democratic constitution is necessary but not sufficient for stabilizing a democracy. लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। The challenge was to develop democratic practices in accordance with the constitution. चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। अब हम लोग दो चैलेंजेस तो पढ़ लिए, थर्ड चैलेंज के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। पहला था एकजुट करने का, दूसरा था डेमोक्रेसी लाने का और तीसरा है द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ द सम सेक्शंस। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ एक तबकों का। Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. तो इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों या जो भी ग्रुप्स होते थे तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। The Constitution also set out in the directive principle of state policy the welfare goals that democratic politics must achieve. संविधान ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस? आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? To what extent did India succeed in achieving the various objectives set out by the Constitution? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली? This entire book is an attempt to respond to these questions. और इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों के जवाब को खोजने की हम लोग कोशिश करेंगे। The book tells the story of politics in India since independence so as to equip you to develop your own answers to big questions like this. इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश सकें और तलाश पाने के काबिल हो सकें। In the first 3 chapters, we look at how the 3 challenges mentioned above were faced in the early years after independence.
और शुरुआत की 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। In this chapter, we focus on the first challenge of nation building that occupied center stage in the years immediately after independence. आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। We begin by looking at the events that formed the context of independence. शुरुआत की उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। This can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। We shall then see how India chose to shape itself into a nation united by a shared history and common destiny. इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझी इतिहास तथा साझी नियति के फलक पर गढ़ा। This unity had to reflect the aspirations of people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of the people. In the next 2 chapters, we shall turn to the challenges of stabilizing a democracy and achieving economic development with equality and justice. और अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। इसके नीचे भी कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये 3 तरह के स्टैम्प्स हैं, डाक टिकट है। These 3 stamps were issued in 1950 to mark the first Republic Day on 26 जनवरी 1950। यहाँ जो भी मतलब 3 दिखाए गए हैं डाक टिकट को प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। What do the images on these stamps tell you about the challenges to the new republic? If you were asked to design these stamps in 1950, which images would you have chosen? इन टिकटों पर छपे चित्र से आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में जानकारी मिलती है और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। अगर आपको 1950 में इन डाक टिकटों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा जाता तो आप इन टिकटों पर किस तरह के चित्र बनाते, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। देखती हूँ आप लोग कैसे कैसे आंसर्स देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आगे का टॉपिक्स कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।